Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel of MGCI in Fighter 2.0 series for 360 in Biology। तो बच्चों हम लोगों ने इस सीरीज में स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर में हमने कवर कर लिए थे कुछ पॉइंट्स, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फिर कल हम लोगों ने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स देखे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग पूरे अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स में हमने इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी देखा था। और ये सारी चीजें करते हुए हम पहुंचे थे टू द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में हम लोगों ने सबसे पहले तो लंग्स के कुछ पॉइंट्स कवर किए थे कि लंग्स, दीज आर दी पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं लंग्स? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो हमने देखा था, लंग्स आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। कहाँ लोकेटेड होते हैं लंग्स? थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। थोरैसिक कैविटी में मैंने आपको बताया था, थोरैसिक कैविटी इज फॉर्म्ड वेंट्रली। वेंट्रली मतलब आगे से। कौन हेल्प करता है इसके फॉर्मेशन में? स्टर्नम बोन हेल्प करती है। डॉर्सली इट इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। लेटरली, लेटरली मतलब साइड से। कौन कवर करता है इसे? रिब्स कवर करती हैं। एंड फ्रॉम डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है इसमें? डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। एंड डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। और लंग्स इन थोरैसिक कैविटी में, इस थोरैसिक चेंबर में लोकेटेड होता है। और थोरैसिक चेंबर में एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था, दिस इज अ एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर। कैसा चेंबर होता है ये? एयर टाइट चेंबर होता है। क्लियर है? एयर टाइट चेंबर प्रेजेंट होता है। क्लियर? कैसा चेंबर होता है ये? एयर टाइट चेंबर। क्लियर है इतना? ठीक है। नाउ अब लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें। देखो, लंग्स आर सराउंडेड बाय, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे अवर कंप्लीट बॉडी इज कवर्ड बाय दिस एपिथेलियम, स्किन, है ना? एक एपिथेलियम प्रेजेंट है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, जो हमारी बॉडी की सुरक्षा कर रही है। क्लियर है? ठीक है, किसी एंटीजन को एंटर होने से रोक रही है, ये डायरेक्ट कोई एंटीजन एंटर ना हो जाए, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारी चीजों से ये जो अपर एपिथेलियम है, स्किन है, ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार लंग्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड। ठीक है, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल लेयर्ड। और डबल लेयर वाली कौन सी लेयर है? दैट डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द प्लूरा। क्या बोला जाता है इसे? प्लूरा। तो लंग्स आर सराउंडेड बाय प्लूरा विच इज अ मेम्ब्रेन, और प्लूरा कैसी है? डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड से हम क्या समझते हैं कि एक प्लूरा आउटर वाली होगी और एक प्लूरा इनर वाली होगी। क्लियर है? कैसी होगी प्लूरा? आउटर एंड इनर। ठीक है, आउटर प्लूरा जो है, आउटर प्लूरा विल बी कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। आउटर प्लूरा को क्या नाम दिया जाएगा? पैराइटल प्लूरा। इनर प्लूरा विल बी कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। क्या बोलेंगे इसको? इनर प्लूरा, इट इज कॉल्ड एज द विसरल प्लूरा। तो एक आउटर प्लूरा है और एक इनर प्लूरा है। तो इन दोनों के बीच में क्या खाली जगह होगी? क्या नहीं, खाली जगह तो नहीं हो सकती।
इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एक स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल स्पेस। क्या कहा जाता है उस स्पेस को? दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द प्लूरल स्पेस। और ये जो प्लूरल स्पेस होती है, दिस प्लूरल स्पेस कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है इस प्लूरल स्पेस में? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस प्लूरल फ्लूइड के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब प्लूरल फ्लूइड है तो कुछ ना कुछ एडवांटेज तो डेफिनेटली उसका होगा ही होगा, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड के क्या एडवांटेजेस होते हैं यहां लिख देती हूं मैं। प्लूरल फ्लूइड क्या करवाता है ये? इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन बोथ लेयर्स। दोनों लेयर्स जो है उनके बीच में होने से फ्रिक्शन को रोकता है। ये पेराइटल, ये विसरल, अगर ये दोनों आपस में चिपकी हुई होती या इनके बीच में अगर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता तो दोनों के बीच में घर्षण होता, फ्रिक्शन होता। तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या काम करता है? दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को होने से रोकता है। क्लियर? एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रिवेंट्स our lungs from jerk and shock। ये फ्लूइड और क्या काम करता है? ये फ्लूइड हमारे लंग्स को जर्क और शॉक से बचाता है। किससे बचा रहा है ये फ्लूइड हमारे लंग्स को? जर्क और शॉक से, झटका लगने से बचाता है। क्योंकि वाटर हर एक प्रकार के जर्क को, हर एक प्रकार के शॉक को एब्जॉर्ब करके उस शॉक को रिपेल्स में कन्वर्ट कर देता है ना। जब भी अगर हम नदी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या वाटर इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाता है? नहीं, वाटर उस पत्थर में आने वाले प्रेशर को, फोर्स को एब्जॉर्ब करके रिपेल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे लंग्स के आसपास में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है कि अगर हम गिर जाते हैं, धक्का लग जाता है या फिर अगर हमें इंजरी होती है तो जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो उस प्रकार के जर्क को या शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर है? और तीसरा इसका एडवांटेज है कि ये लंग के सरफेस को मॉइस्ट रखता है, कीप्स द सरफेस ऑफ लंग्स मॉइस्ट। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। तो ये हमने देखा कि लंग्स आर सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज द प्लूरा। प्लूरा दो टाइप्स की होती है, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। आउटर इज कॉल्ड एज द पेराइटल एंड इनर इज कॉल्ड एज द विसरल। क्लियर है? दोनों के बीच में एक फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन होता है कि ये दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है और ये जर्क और शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है और लंग के सरफेस को मॉइस्ट रखने में हेल्प करेगा। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पर मूव करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप अपन इसमें? स्ट्रक्चर। चलिए देखो, ये हमने बनाया यहां पर ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स है ये? ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। दिस इज अवर वन लंग, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा लंग। ठीक है, ये हमने बना लिए हमारे दोनों लंग्स। ठीक, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट। क्लियर हो गया इतना बच्चों? हाँ, ट्रैकिया में सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स धीरे धीरे से ब्रोंकाई में आते आते कम हो जाती है। क्लियर? ये हमने क्या मार्क कर दिया? दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ब्रोंकाई। इसे हमने क्या बता दिया? दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेकिया। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई में नंबर ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग थोड़ी सी कम हो गई, ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर फर्दर यहां आएगी टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स आएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके अंदर, एंड फाइनली हम ये बोलेंगे
कि लंग्स के अंदर हमें इस तरीके से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, एंड दीज वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी कॉल्ड एज दी एल्वेलाई। क्या बोला जाएगा उनको? एल्वेलाई। ठीक है। अब यहां नीचे की तरफ में एक मसल प्रेजेंट होती है, ओवर विच द लंग्स रेस्ट। इस मसल को बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज दी डायफ्राम। कौन सी मसल है ये? दिस इज दी डायफ्राम। क्लियर है? नाउ हमने कहा कि लंग्स आर सराउंडेड बाय टू लेयर्स, पेराइटल एंड विसरल। तो ये एक हम अंदर वाली लेयर बना रहे हैं, एक ही लंग के सरफेस पर बना रही हूं मैं, है ना? हाँ, तो ये हमने एक लेयर बनाई, ये वाली लेयर होगी इनर लेयर। इनर लेयर कौन सी मैंने बनाई थी बताओ? वेरी गुड, विसरल लेयर बनाई थी अपन ने, है ना? फिर उसके बाद में एक प्रेजेंट होगी यहाँ पर आउटर लेयर। तो ये वाली कौन सी लेयर बना दी मैंने? बोलो, दिस इज दी आउटर लेयर। आउटर लेयर का नाम बताओ, कौन सी बनाई थी अपन ने आउटर लेयर? पेराइटल लेयर। मार्क कर दें इसको हम, ये वाली लेयर, ये कौन सी हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड एज दी पेराइटल प्लूरा। ठीक है। और ये वाली लेयर कौन सी हो जाएगी? दिस विल बी कॉल्ड एज दी विसरल प्लूरा। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो खाली जगह होगी, उस खाली जगह को हम क्या नाम दे देंगे? दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज दी प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर यहां बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये क्या बना दिया अपन ने? फ्लूइड बना दिया है। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द प्लूरल स्पेस, इस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज दी प्लूरल फ्लूइड। क्या बोल दिया जाएगा इसको? दिस इज कॉल्ड एज दी प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है? हाँ, अब जो पेराइटल लेयर होती है, कौन सी लेयर? पेराइटल। पेराइटल लेयर रिमेन्स in contact with thoracic cavity। पेराइटल लेयर क्योंकि आउटर है, आउटर है तो ये किसके कांटेक्ट में है? थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में है। विसरल लेयर जो है, दिस इज इन कांटेक्ट विथ लंग्स सरफेस। ये लंग के सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है। पेराइटल लेयर थोरैसिक कैविटी के साथ कांटेक्ट में है, और विसरल लेयर जो है वो लंग्स के सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, और दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? एंड प्लूरल फ्लूइड जो है वो दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को होने से रोकता है। क्लियर हुआ इतना बच्चों? ठीक है। चलिए, अब ये जो दोनों लंग्स है, इन दोनों लंग्स के बीच में यहां क्या प्रेजेंट होता है? यहां प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज दी हार्ट। क्लियर है? दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। अब क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं यहां पर कि जो हार्ट है उसके प्रेजेंट होने की वजह से लेफ्ट वाले लंग में इस तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, मतलब ये ऐसा थोड़ा सा अंदर की तरफ में मुड़ गया है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है इसने। तो हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर बना है, दैट इज कॉल्ड एज दी कार्डियक नॉच, एंड दिस इज प्रेजेंट ओनली इन लेफ्ट लंग। कहां प्रेजेंट होता है ये? सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है ये लेफ्ट लंग में? ये इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हार्ट कौन सी साइड में टिल्टेड होता है? लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। ठीक, तो हार्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ में टिल्टेड होता है। तो ऐसे अगर वो झुका हुआ होगा तो प्रेशर किस पर पड़ेगा? लेफ्ट वाले लंग पर प्रेशर पड़ेगा। तो लेफ्ट वाले लंग पर प्रेशर पड़ने की वजह से इस लंग में ऐसा अंदर की तरफ में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक नॉच। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, देखो अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं लंग्स का। ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया आकर डिवाइड हुआ इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। ये वाला लंग हमको क्लियर बताया जा रहा है, तो इसमें हम कुछ चीजें बनाकर देख लें। जैसे यहां पर अपन बना लेंगे
यस, यहाँ हम बना लेंगे, ये हो जाएगी हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में हम बना लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में हम बना लें, ये हो जाएंगे हमारे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, फिर ब्रोंकियोल्स के बाद में हम बना लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी एल्वेलाइज। क्लियर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। प्लूरल मेम्ब्रेन में आउटर वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो जाएगी? पेराइटल। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी हो जाएगी हमारी? पेराइटल। इनर वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो जाएगी? कौन सी पढ़ी हमने? विसरल। इन दोनों के बीच में स्पेस है, उस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज दी प्लूरल स्पेस। और दोनों के बीच में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे अपन? दैट इज कॉल्ड एज दी प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है? नीचे एक मसल है, दैट मसल इज कॉल्ड एज दी डायफ्राम। और हम यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? दीज आर दी रिब्स। ठीक है, कट एंड ऑफ रिब्स है ये। कट एंड ऑफ रिब्स मतलब अगर अपन सेक्शन लेकर बताते हैं तो रिब्स हमको इस तरीके से दिखाई देंगे। और रिब्स जो है वो थोरैसिक कैविटी को कौन से पार्ट से फॉर्म करती है? लेटरल पार्ट से। डायफ्राम थोरैसिक कैविटी का कौन सा पार्ट है? डायफ्राम थोरैसिक कैविटी का डाउनवर्ड पार्ट है। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है, चलिए आगे देखें हम इसमें। यस, देखिए, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग्स। लंग्स में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई। वी हैव टू लंग्स which are covered by the double layered pleura। बच्चों, डबल लेयर्ड प्लूरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। with pleural fluid between them, उन दोनों के बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड। it reduces the friction on the lung surface, ये लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन को रोकता है। the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic cavity। ठीक है, जो आउटर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक कैविटी के साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट होगी। ठीक, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके साथ में कांटेक्ट में होगी? लंग्स के सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है। कल हम लोगों ने देखा था इसके बारे में, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग पार्ट। whereas the alveoli and their ducts form the respiratory और exchange part of the respiratory system। जबकि alveoli और alveoli के जो parts हैं वो क्या बनाते हैं? respiratory surface बनाते हैं, जहां पर से exchange of gases जो है वो होगा। फिर the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli। conducting part जो है वो atmospheric air को alveoli तक लेकर आता है, उस एयर को क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से, उसको ह्यूमिडिफाई करता है और एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है। एक्सचेंज पार्ट वो साइट होती है जहां पर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। ये भी हमने देख लिया था। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एन एनाटॉमिकली एयरटाइट चेम्बर। लंग्स कैसा चेम्बर है? एनाटॉमिकली एयरटाइट चेम्बर है। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, पीछे से vertebral column से बना हुआ है, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm। क्लियर है? ठीक है, अब the anatomical setup of lungs in thorax is such that, this is very very important line बच्चों, इसे आप लोग रेड कलर से मार्क करिएगा। any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity। such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। देखो, इसका क्या मतलब है कि any change in the volume of thoracic cavity, हमारी thoracic cavity में जिस भी प्रकार का चेंज आएगा, हमारी thoracic cavity की वॉल्यूम में जिस भी प्रकार का चेंज आएगा, अगर thoracic cavity का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। thoracic cavity का वॉल्यूम अगर कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा। हमारी thoracic cavity में के वॉल्यूम में जिस भी प्रकार का चेंज आएगा विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी लंग्स, उसी प्रकार का चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट होगा हमारी लंग्स की कैविटी में। क्लियर?
यानी कि अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी कैविटी भी बढ़ेगी, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर कम हुआ तो पल्मोनरी कैविटी जो है वो भी घट जाएगी, कम हो जाएगी। और इस प्रकार का अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब अति आवश्यक है। और क्यों इसेंशियल है? क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑल्टर नहीं कर सकते। तो जब हमारे हाथ में नहीं है पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज करना, तो किसी और चीज का रिफ्लेक्शन होगा वो। तो अवर पल्मोनरी वॉल्यूम विल बी चेंज्ड आफ्टर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। कब चेंज होगा वो? जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है चेंज होगा, तब हमारी पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होगा। क्लियर? देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर हम लिख लेते हैं, एनी चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity will be reflected to the change in volume of pulmonary cavity। और ये क्यों है? ऐसा क्यों करना है हमको? चेंज क्यों लेकर आना है? चेंज इसलिए लेकर आना है बिकॉज वी कुड नॉट डायरेक्टली, वर्ड डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्टली हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। वी कुड नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। हम डायरेक्टली हमारी पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। तो जब हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते तो डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी। किस पर डिपेंडेंट होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम की कैविटी? पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम वो डिपेंडेंट होता है हमारी थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम पर। आया इतना बच्चों हमें, है ना? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा टॉपिक है? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टेप्स ऑफ respiration. The first step of respiration, that is breathing or pulmonary ventilation. फर्स्ट स्टेप कौन सी? रेस्पिरेशन की, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। इस स्टेप में क्या हो रहा है? इस स्टेप में एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन एंड CO2 इज ड्रॉन आउट। एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं और CO2 को हम बाहर भेज देते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर से हमारा मतलब है ऑक्सीजन। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है रेस्पिरेशन की? ब्रीदिंग करना। एटमॉस्फेरिक एयर को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर पहुंचा देना। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूं, एट द प्राइमरी साइट। प्राइमरी साइट कौन सी होती है? द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज इन बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल। प्राइमरी साइट किसके बीच में है? एल्वेलाई और ब्लड वेसल वाली जो साइट है दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी साइट। तो यहां पर क्या होगा? एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में चला जाएगा। क्लियर है? एल्वेलाई से ऑक्सीजन किस में चला जाएगा? ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक, तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल से CO2 जो है वो कहाँ आ जाएगा? एल्वेलाई में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पर एल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। ठीक, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है इसमें? अब हमारे ब्लड वेसल में ब्लड तो आ गया, सॉरी ब्लड वेसल में हमारी गैस आ गई। नेक्स्ट चीज होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना। अब ये जो ब्लड है
इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करके कहां ले गया, सेल के लेवल तक, टिश्यू के लेवल तक। तो अब अगला स्टेप क्या होगा यहां पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट ये एक्सचेंज किस पर होगा, सेकेंडरी साइड पर। सेकेंडरी साइड कहां होती है, सेकेंडरी साइड इज इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। किसके बीच में सेकेंडरी साइड, ब्लड और टिश्यू के बीच में। टिश्यू क्या दे देगा ब्लड को, टिश्यू दे रहा है ब्लड को CO2। ब्लड क्या दे रहा है टिश्यू को, ब्लड दे रहा है टिश्यू को ऑक्सीजन। तो ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंच जाएगा, टिश्यू से CO2 ब्लड के पास आ जाएगा। दिस इज द सेकेंडरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर फिफ्थ चीज क्या होगी यहां पर, सेल के अंदर जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंची है, वो ऑक्सीजन क्या करेगी अब, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम क्या बोलेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन by the 6 molecules of oxygen and a harmful gas CO2 is produced along with the water in the form of moisture and energy is being liberated। क्यों दिया आपने सेल को ऑक्सीजन, सेल इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। इस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हमारा सेल बनाएगा एटीपी, और इस एटीपी का हम हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में यूज करेंगे। क्लियर है। तो हमारी बॉडी में जो जो भी फंक्शन होंगे वो सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी कौन बना के देगा, सेल बना के देगा। कैसे बना के देगा, हमें सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर सेल इस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करवाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हमें रेस्पिरेशन में ये सारी स्टेप्स पढ़नी है, जिसमें मैं आपको ब्रीदिंग बताऊंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताऊंगी, ट्रांसपोर्ट बताऊंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सेकेंडरी साइट में आपको बताऊंगी, और ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसे आप कहां कवर करेंगे, इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन को आप कवर करेंगे इन दी बॉटनी, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम इस पर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। तो मैकेनिज्म में कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, दो, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। एटमॉस्फेरिक एयर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन की। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेशन इज दैट फॉस्फेरिक the process by which alveolar air that is CO2 is drawn out। ऐसी प्रोसेस जिसमें एल्व्यूलर एयर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वाली जो एयर है उसे हम बाहर निकाल देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्सपायरेशन। क्लियर है बच्चों इतना, इंस्पायरेशन सांस लेना, एक्सपायरेशन सांस को बाहर छोड़ देना, ठीक है। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। बिना प्रेशर में अंतर क्रिएट किए, जिसे हमारी एनसीईआरटी लिखती है प्रेशर ग्रेडियंट के नाम से, बिना प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट किए ना तो हम कभी इंस्पायरेशन कर सकते हैं और ना ही हम एक्सपायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर अगला पॉइंट लिखते हैं, फॉर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या क्रिएट करना पड़ता है, अ प्रेशर ग्रेडियंट। क्या क्रिएट करना पड़ता है, प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। किसके बीच में क्रिएट करना पड़ता है प्रेशर ग्रेडियंट, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स।
क्लियर है? तो एक प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर, डिफरेंस, ठीक है? प्रेशर में एक अंतर क्रिएट करना पड़ता है हमें बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड अवर लंग्स। क्लियर है? अब हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है, इस लंग्स के अंदर वाले प्रेशर को क्या बोला जाता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। The pressure which is present inside our lungs is called as the intrapulmonary pressure. Clear? तो हमने ये देखा कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने के लिए हमें प्रेशर में ग्रेडियंट क्रिएट करवाना पड़ता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड अवर लंग्स। क्लियर है? नाउ दिस प्रेशर ग्रेडियंट, अब ये जो प्रेशर में अंतर क्रिएट करना है, हम हमारे हिसाब से तो नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमने तो ये भी पढ़ा है कि द चेंज in the volume of thoracic cavity will be reflected in the change in the pulmonary volume. पढ़ा है हमने? जैसा चेंज हमारे thoracic cavity के वॉल्यूम में आएगा, उसी प्रकार का चेंज हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम में भी देखने को मिलेगा। मतलब हम हमारी बॉडी में ना तो अपनी इच्छा से वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम हमारी इच्छा से प्रेशर में चेंज लेकर आ सकते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट कोई ना कोई तो क्रिएट करके देखा है ना? दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करके देता है ये प्रेशर ग्रेडियंट? अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। कौन क्रिएट करके देता है ये प्रेशर ग्रेडियंट? एक मसल्स का स्पेशल सेट होता है जो इस प्रेशर को क्रिएट करके देता है, इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करके देगा। और वो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल कौन सा है? द फर्स्ट वन इज इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स है? मेरे साथ रिपीट करो, इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरी वाली मसल कौन सी होती है बच्चों? डायफ्राम, है ना? पहली मसल कौन सी है? इंटरकोस्टल मसल। दूसरी वाली मसल कौन सी है? डायफ्राम। ठीक है? अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, ये होती है दो टाइप की, एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी वाली होती है इंटरनल। ठीक है? तो इंटरकोस्टल मसल कितने टाइप की है? दो प्रकार की, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इसको हम नाम देते हैं EICM, और जो इंटरनल होती है उसको हम नाम देते हैं IICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आई इतनी बात समझ में? ठीक है? अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, these are also called as the rib muscle, क्योंकि हमारी पसलियों के बीच बीच में प्रेजेंट होती है ये। ठीक है? इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रिब मसल। तो दो मसल्स इन्वॉल्व है, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल है जिसके हेल्प से प्रेशर ग्रेडियंट को अपने को क्रिएट करना है। ठीक है? इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। क्लियर हुआ इतना? अब हमने पढ़ा है कि इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना? एक स्टेप कौन सी है हमारी? इंस्पायरेशन, और दूसरी स्टेप कौन सी है हमारी? एक्सपायरेशन। ठीक? अब इंस्पायरेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए और एक्सपायरेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, मतलब प्रेशर कैसा चाहिए? फॉर इंस्पायरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंस्पायरेशन के लिए हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए मतलब कम होना चाहिए, लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, है ना? याद रखना मेरी बात। और एक्सपायरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए? ज्यादा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब यहां पर क्या बता रहा है? अधिक। क्लियर है? तो इंस्पायरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर नेगेटिव होना चाहिए, और एक्सपायरेशन के लिए हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? और एक बात और बता देती हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक नियम है, रूल है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर इसका वाइस वर्सा अपन बोले, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये ध्यान रखेंगे अपन, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब क्या हुआ इसका? वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। आया मतलब समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? तो अब मुझे ये सोचकर बताओ कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अपन ने यहां पर क्या बोला? कम बोला है,
तो मतलब आपको यहाँ वॉल्यूम में क्या चेंज लेकर आना पड़ेगा, वॉल्यूम को हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। और अगर अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव है, मतलब प्रेशर अपने अंदर कैसा है, ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, तो प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा। तो ये भी बात अपन ने यहाँ पर सीख ली, है ना। तो यहाँ अपन ने बोला कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो वॉल्यूम जो है वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा कम। क्लियर हुआ बच्चों इतना, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगी, कभी आप सांस लेना छोड़ना भूलोगे ही नहीं। बोलो वैसे तो मैडम हम भूलते ही नहीं है ना, सांस लेना कैसे भूल सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन किस पर, डिफरेंसेस। यहां देख लें अपन, देखो यहां मैंने लिखा, सॉरी एक्सपायरेशन में स्टार्ट करेंगे। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की डेफिनेशन तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे। एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एल्वुलर एयर इज ड्रॉन आउट। एक बार और लिख लें, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, है ना, और इसमें एल्वुलर एयर ड्रॉन आउट। ये हो गया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का हमारा डेफिनेशन। अब क्या हो रहा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, देखो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल में किसकी बात करेंगे अपन, डायफ्राम। ये डायफ्राम होगा कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा, डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब इसका शेप चेंज होगा। शेप इसका चेंज होता है फ्रॉम डोम टू फ्लैट। कॉन्ट्रैक्शन में डायफ्राम अपना शेप चेंज करता है, डोम शेप से डायफ्राम चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से एक वॉल्यूम में चेंज आता है, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम। डायफ्राम पहले ऐसा था, अब डायफ्राम चपटा हो गया तो ये वाला वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, तो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम कैसा हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीजेस, बढ़ गया ये वॉल्यूम, है ना। अब इस एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा रिब केज है ना, रिब्स, और जो हमारी स्टर्नम है, दैट विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से स्टर्नम एंड रिब्स मूव्स अपवर्ड, और अपवर्ड के साथ साथ में आउटवर्ड। क्लियर है, ऐसा हो गया यहाँ पर, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट और कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हमने पढ़ा था इंटरकोस्टल मसल। नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब बारी आएगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तब हमारी बॉडी का जो डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम होता है, ये डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक वॉल्यूम कौन सा बढ़ा हमारा, एंटीरियो पोस्टीरियर। दूसरा वॉल्यूम कौन सा बढ़ा हमारा, ये डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तब कैसा होता है, स्टर्नम एंड रिब्स मूव्स आउटवर्ड, और ये डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम जो है ये भी हमारा बढ़ गया। मतलब पूरा हमारा थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया। थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आएगा तो किसमें चेंज आएगा, बोलो, हमारे पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आएगा, है ना। हाँ, तो इससे हमने क्या सीखा कि जब दोनों वॉल्यूम्स हमारे बढ़ गए तो हमने बोला यहाँ पर थोरैसिक कैविटी
वॉल्यूम इंक्रीजेस। और इसी प्रकार का चेंज, यही वाला जो रिफ्लेक्शन है वो किस में जाएगा, हमारे पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में जाएगा। तो हमने बोल दिया पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ गया और पल्मोनरी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया। और इन दोनों वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है, वो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होके कितना बन जाएगा, ये रेड पेन से लिख रही हूं मैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होकर चला जाएगा किसमें, नेगेटिव में। अवर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज्ड और डिक्रीज होकर कितना हो गया, नेगेटिव। जब प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया तब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब एटमॉस्फेरिक एयर दैट इज ऑक्सीजन इज ड्रॉन इन। और जब ये अंदर आई तो कहां से कहां अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर, उसके ज्यादा प्रेशर से, टुवर्ड्स इट्स लोअर प्रेशर। ठीक है, वो अपने ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ में मूव हो रही है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने क्या सीख लिया है, यहाँ पर सांस लेना सीख लिया है ना, इंस्पायरेशन करना सीख लिया। अब क्या सिखाऊंगी मैं आपको, सांस छोड़ना सिखाऊंगी, है ना। चलो अब अपन सांस छोड़ना सीखते हैं, है ना। हाँ, यहाँ क्या लिखा था, देखो इंस्पायरेशन जो अपन ने पढ़ा है बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्या आएगा, एक्सपायरेशन आएगा। क्या करते हैं अपन, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, आप लोग बिना देखे अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है, तो याद भी हो जाएगा, है ना। यहाँ अपन ने बोला डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इधर अपन क्या बोल देंगे, डायफ्राम रिलैक्स। ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स हो गया। अब डायफ्राम कैसे रिलैक्स हुआ है, यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब शेप कैसा था, फ्लैट था। जब रिलैक्स हो गया तब शेप कैसा हो गया, डोम शेप हो गया। ठीक है, तो अब डायफ्राम कैसा हो गया, वापस ऐसा हो गया, उठ गया। तो उठ गया तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, इसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। अब इसकी वजह से स्टर्नम और रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव किए थे। अब यहां क्या हो जाएगा, स्टर्नम और रिब्स विल मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया इसका। ठीक, अब नेक्स्ट कौन सी मसल ने यहां कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने यहां क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब अपन क्या बता देंगे यहाँ पर कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। ये जब रिलैक्स करेंगी तब हमारा जो डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम है, ये डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, यहाँ पर डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। कम हो गया मतलब कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया है। ठीक, अब वॉल्यूम कम हो गया तो वॉल्यूम का रिफ्लेक्शन, थोरैसिक वॉल्यूम कम हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा, अपने पल्मोनरी वॉल्यूम के ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। इस वॉल्यूम का रिफ्लेक्शन हमको कहाँ दिखेगा, हमको दिखेगा वो पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम पर। तो पल्मोनरी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर किस में चला जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़कर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इंस्पायरेशन में अपन ने क्या बोला था, नेगेटिव हुआ। एक्सपायरेशन में अपन क्या कर देंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे, जिसकी वजह से जो एल्वियोलर एयर है, एल्वियोलर एयर विल मूव आउट। एल्वियोलर एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक, अब एल्वियोलर एयर कहां से कहां बाहर जा रही है, फ्रॉम
its higher pressure towards its lower pressure। ठीक है, ये अपने ज्यादा प्रेशर से अपने कम प्रेशर की तरफ में मूव हो जाती है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों देख लिया है। आप लोगों ने भी जो अपनी कॉपी में लिखा हो वो यहाँ पर चेक कर लो एक बार, सही लिखा है ना सब, है ना? देखो, जैसा इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है। तो अब मुझे थोड़ा सा सोचकर बताओ कि इंस्पायरेशन में जब अपन ने बोल दिया मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपायरेशन में जब हम बोल रहे मसल्स का रिलैक्सेशन है, तो इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस हुई? दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एक्टिव प्रोसेस है। और एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस हुई? दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जहां मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी वहां एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। जहां एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या बोलोगे? एक्टिव बोलोगे। और जहां एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है उसको क्या बोलोगे? पैसिव बोलोगे, है ना? तो इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। क्लियर हुआ इतना बच्चों? ठीक है, अब ये तो हमने बात करी किसकी? हमारी नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। अगर कभी हमको हमारे स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को बढ़ाना हो, तो जोर से सांस लेनी हो तो ऐसे, मैं तो नहीं ले पाऊंगी, थोड़ी सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है ना। हाँ, तो अगर कभी हमको स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को इंक्रीज करना हो, तब हमारे पास में दूसरी मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो, if we want to increase the strength of inspiration and expiration, ठीक है, अगर हमको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो, तब उसके लिए हमारे पास में जो मसल्स होती है दे आर एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, कौन सी मसल्स होती है हमारे पास में? एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक, तेजी से सांस लेकर देखो, है ना, और तेजी से सांस को छोड़कर देखो। यहाँ पर एक्स्ट्रा में आप एक्सपायरेशन करके देखो, जोर किस पर आएगा? जो प्रेशर है वो किस पर आएगा? हमारे पेट पर आता है। तो पेट में यहाँ पर जिस मसल्स के एब्स बनाते हैं ना, 6 पैक होते हैं, 8 पैक्स होते हैं, कौन कौन से पैक? वो कैडबरी डेयरी मिल्क जैसे बना लेते हैं वो। तो वो वाले जो पैक्स वाली मसल है वो कौन सी है? हमारी एब्डोमिनल मसल होती है वो। ठीक है, तो जब भी अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना चाहते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना चाहते हैं, तब हमारी जो मसल्स काम में आती है, दैट मसल्स आर कॉल्ड एज दी एब्डोमिनल मसल्स। क्लियर है? ठीक, अब एक चीज और आती है इसमें। ठीक है, अगर हमें हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है या नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है, ठीक है, पहले तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज दी ब्रीदिंग रेट पर मिनट। ठीक है, ब्रीदिंग रेट पर मिनट कितनी होती है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है। कितनी होती है ये? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इज अवर ब्रीदिंग रेट। ठीक है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? यस। नाउ अब एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का नाम है बच्चों स्पायरोमीटर। क्या नाम है उस डिवाइस का? स्पायरोमीटर। ये ऐसा डिवाइस है कि ब्रीदिंग में जो एयर इन्वॉल्व है हमारी, उस एयर की वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, दैट अमाउंट ऑफ एयर कुड बी calculated by a device called as a spirometer. The spirometer, it is a device used to calculate the volume of air involved in breathing. ठीक है, ब्रीदिंग में हमारी कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इन्वॉल्व हुई है, दैट कुड बी कैलकुलेटेड बाय द स्पायरोमीटर। ठीक, एंड इट हैज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है फॉर अवर पल्मोनरी
कैपेसिटी, ठीक है। हमारी जो पल्मोनरी कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी है, उस लंग्स की कैपेसिटी का अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, हमारे लंग्स में ठीक तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब हम एक डिवाइस का उपयोग करते हैं। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज द स्पायरोमीटर। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आज मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है। आज सबसे पहले हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। दूसरा टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और तीसरा टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया है दैट इज दिस टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक बार हम इसको एनसीईआरटी से भी कवर कर ले। यस, देखिए ये तो हमने पढ़ लिया था। अब रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आती है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। सबसे पहले क्या होगा? ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, ठीक है। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, नेक्स्ट क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एंड दिस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डन ओवर द प्राइमरी साइट, ठीक है। अगला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होगा। नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू वाली साइट को बच्चों अपन ने क्या पढ़ा था? सेकेंडरी साइट होती है ये, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी, नॉट टिश्यू, दिस इज द सेकेंडरी साइट, ठीक है। तो पहली साइट किसके बीच में थी? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल। दूसरी साइड किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। चौथी चीज नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सेल के द्वारा यूटिलाइजेशन होना कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच CO2 इज रिलीज्ड, जिसको हम किस में पढ़ेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर आ जाते हैं हम, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। कितनी स्टेप्स होती है इसमें? 2 स्टेप्स, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड बाय विच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। जो एयर का मूवमेंट है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, वो किस वजह से अकम्प्लिश हो सकता है? बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना है। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs. ठीक है, इंस्पायरेशन कब होगा? जब हमारे लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमारा कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी तरीके से सिमिलरली एक्सपायरेशन विल टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन कब होगा? जब हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक। द डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, डायफ्राम और उसके साथ में स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन दी रिब्स, ठीक है। तो डायफ्राम है और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि रिब्स के बीच में लोकेटेड होते हैं। वो हेल्प करती है इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। और ये जो प्रेशर में अंतर है ये हम किसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं? डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स की हेल्प से, ठीक। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, ठीक है। अब इंस्पायरेशन कैसे इनिशिएट होता है? ये क्वेश्चन हमको सिक्वेंशियल क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए किन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना? हाँ, तो इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले किस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? दैट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर। थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पल्मोनरी कैविटी जो है उसका वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो हमारा पूरा बढ़ जाएगा। क्लियर? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेकेंड सेट ऑफ मसल कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से लिफ्ट्स एंड रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। जो हमारी रिब्स है और स्टर्नम है ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ में मूव होगा, ठीक। कॉजेस द इंक्रीज
in the thoracic increase in the volume of thoracic chamber that is dorsoventral axis। अब ये हमारी वॉल्यूम को dorsoventral axis के फॉर्म में बढ़ा देगा, ठीक, जिसकी वजह से there is overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume। जैसा thoracic volume में चेंज आया उसी प्रकार का चेंज जो है वो pulmonary volume में आएगा। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure। ठीक, जैसे वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो हमारा कम हो जाएगा। कितना होगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर? टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। तो जब हमारा वॉल्यूम बॉडी का या थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम जो है वो हमारा बढ़ गया तो प्रेशर हमारा लंग्स का कम हो गया, जिसकी वजह से एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। ये इस डायफ्राम को अगर हम देखें, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ फ्लैट शेप का हो गया है। रिब्स और स्टर्नम में एरो देखिए बच्चों बाहर की तरफ में शो किए जा रहे हैं, तो रिब्स और स्टर्नम जो है वो कैसा मूव करेगा? दिस विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड और अपवर्ड की तरफ में मूव करेगा वो, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा वॉल्यूम, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो अंदर हमारा प्रेशर होगा वो प्रेशर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, कम हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर हमारा कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ऑपोजिट होगा, डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा, इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम इनटू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। क्लियर? जो हमने अभी किया इंस्पायरेशन में उसका जस्ट ऑपोजिट किसमें करेंगे? एक्सपायरेशन में। मसल्स का रिलैक्सेशन होगा जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम चेंज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ था वो भी कम हो गया। This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो वॉल्यूम है वो हमारा कम हो गया, प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ गया, और प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमारी एयर थी वो अंदर से बाहर चली गई, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ में मूव हो गई, ठीक है। एक्सपायरेशन हो गया। देखो यहाँ एक्सपायरेशन भी अपन देख ले, डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्च्ड अपवर्ड, डायफ्राम रिलैक्स होकर वापस से कैसा हो गया? डोम शेप का हो गया। ये डोम शेप का हो गया और हमारी जो कोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स हुई थी, तो उसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम जो है रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मतलब डाउनवर्ड चले गए हैं और डाउनवर्ड के साथ साथ में इनवर्ड उनका मूवमेंट हो गया है, ठीक है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड चले गए हैं वो, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? कम हो गया। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो प्रेशर था वो प्रेशर हमारा बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर या सॉरी CO2 जो है वो हमारी बाहर चली जाएगी। CO2 जो है वो कहाँ चली जाएगी? हमारी बाहर चली जाएगी। क्लियर है बच्चों ये? ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। हम में क्षमता है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को अल्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ठीक है, हमारे एब्डोमेन में एडिशनल मसल्स होती है जिनकी हेल्प से अपन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ा सकते हैं। On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. Healthy human being की breathing rate है 12 to 16 times. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using the spirometer, which helps in clinical assessment of the pulmonary function. ठीक है, हमारी जो वॉल्यूम है एयर की जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व है, उस वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, और स्पायरोमीटर से अगर हम हमारे एयर के वॉल्यूम को मेजर करते हैं मतलब वो हमारे पल्मोनरी फंक्शंस का क्लिनिकल असेसमेंट बता रहा है कि हमारे लंग्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आया बच्चों इतना समझ में? ठीक है, यस। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। हाँ, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये मैंने ग्राफ बनाया है ना, और इस ग्राफ में कलर ले ले, ऐसा ये मैंने बता दिया, ठीक है।
अब ये यहां पर मैंने क्या ले लिया है, इस एक्सिस पर मैंने ले लिया है प्रेशर। क्या ले लिया मैंने, प्रेशर ले लिया है, ठीक। तो प्रेशर, और मैं बता दूं यहां पर, ये यहां पर मैंने 0 ले लिया, +1 +2 -1 -2 ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। प्रेशर ऊपर प्रेशर ज्यादा और नीचे प्रेशर कम, ठीक। तो अब यहां पर मुझे बताओ कि अगर ये प्रेशर को शो कर रहा है, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को शो कर रहा है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को शो करने वाला ये ग्राफ, इसमें ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। तो अब यहां देखो, ए पॉजिटिव में जा रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव किस में होता है बताओ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव होता है एक्सपायरेशन में, तो ए क्या शो कर देगा हमें, एक्सपायरेशन शो कर देगा। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव किस में जाता है, नेगेटिव जाता है इंस्पायरेशन में, तो बी क्या शो कर देगा हमें, बी शो कर देगा यहाँ पर इंस्पायरेशन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता था हमें। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ऊपर यानी कि पॉजिटिव, नीचे यानी कि नेगेटिव, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव किस में होगा, एक्सपायरेशन में, नेगेटिव किस में होगा, इंस्पायरेशन में। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कल मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, गुड लक।